दोस्तों आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जिनको माहौल क्या है कार्यक्रम के नाम से पूरा देश ही नहीं दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो भारत के लोग रहते हैं उनको जानते हैं। वो पूरे देश को देश की नब्ज बताते हैं, गांव में जाके, छोटे शहरों में जाके, बड़े जगहों पे जाके लोगों को देश का माहौल बताते हैं। लेकिन आज हम उनसे उनकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसका क्या माहौल है, उस पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव रंजन हमारे साथ। नमस्कार। अच्छा ये बताइए कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप पत्रकार बनेंगे स्कूल के दिनों में और इतना प्रसिद्धि की बुलंदी पे चले जाएंगे? देखिए, अभी तो प्रसिद्धि मुझे मालूम नहीं कितनी है, लेकिन लोगों को मेरा कार्यक्रम पसंद आता है। लेकिन जहाँ तक स्कूली दिनों की बात है तो शुरू से अच्छा, एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संजीव राज सर हमारे सीनियर हॉस्टल के समय में भी रहे और विश्वविद्यालय में भी रहे, और एक प्रमुख शिक्षाविद के तौर पर दुनिया के अलग देशों में इन्होंने काम किया, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों में। तो आप शुरू से जानते हैं कि जब मैं स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी डेज का आप जानते ही हैं, तो उसमें तो कोई बात है नहीं। और स्कूल डेज में भी एक मेरे अंदर प्रसिद्ध होने का नशा तो था। मुझे लगता था कि लोग मुझे जाने, ये बेचैनी मेरे अंदर थी। मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि मुझे किसी भी तरीके से, गलत आदतों की वजह से नहीं, लेकिन लोगों में मैं जाना जाऊं, लोग मुझे अच्छा कहें, लोगों में मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, चाहे किसी भी जरिए से। तो उसके लिए मैं जहां भी मौका चर्चा में आने का मुझे स्कूली दिनों से मिलता था तो मैं करता था। जैसे मैं क्रिकेट बहुत अच्छा नहीं खेल पाता था तो मैं क्रिकेट की कमेंट्री करने लगता था, तो उसके जरिए लोग मुझको जानते थे, अरे ये तो बड़ा मजेदार कमेंट्री कर रहा है। मैं बैडमिंटन अच्छा खेलता था तो मैं बैडमिंटन खेलता था। तो मैं जानबूझ के ऐसी ऐसी जगहों से, ऐसे ऐसे लोगों से खेलता था कि लोगों की चर्चा में, निगाहों में मैं आऊं। पढ़ने में मैं बहुत कुशाग्र था या पढ़ने में बहुत होशियार था, इंटेलिजेंट था, ऐसा नहीं। और लेकिन इतना जरूर था कि जैसा मैंने आपको कहा कि अच्छा, समाज को जानने का, लोगों से मिलने का, घूमने फिरने का, ये मुझे शौक था। और मैं लकी हूं कि मेरे घर का ऐसा माहौल था कि मुझे कोई बंदिश कभी रही नहीं। मेरे पिता ने, मेरे चाचा ने, मेरी माँ ने किसी भी तरह की कोई बंदिश मुझे नहीं लगाई। आज मैं बच्चों को देखता हूँ, 10वीं में, मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था, 11वीं, हम लोग बहुत छोटे शहर आजमगढ़ से आते हैं, 10वीं 11वीं में मेरे पिताजी और मेरे चाचा ने बुलेट की पूरी आजादी मुझे चलाने के लिए दे दी थी, और मैं बुलेट से खूब स्कूल इधर उधर घूमते रहता था। सबसे मुझे अब आश्चर्य होता है, एक पिता के तौर पे मैं सोचता हूँ, मेरी उम्र नहीं थी, मेरे पिताजी ने ड्राइविंग लाइसेंस, मुझे लगता है कि मैं तब आरटीओ ऑफिस में उन लोगों का जाना आना रहता था, तो जब वो लैप्स हुआ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैं देखा जिस दिन मेरी उम्र हो रही थी ड्राइविंग लाइसेंस की, मेरे फादर ने उसी दिन मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के, और जबकि मैं आरटीओ ऑफिस गया भी नहीं, वो खुद ही, उनका संपर्क संबंध था, तो मेरा सर्टिफिकेट और ये सब दे के बनवा दिया। तो उस समय से ही एक फ्रीडम मुझे मिली थी। अब जब आदमी को फ्रीडम, स्वतंत्रता मिलती है तो सबसे ज्यादा वो वाचाल होता है। वो आदत मेरे अंदर पड़ी थी। वही मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आदमी सफल हो जाता है, आज हम लोग चर्चा में हैं, टेलीविजन चैनल पे आ रहे हैं, प्रोग्राम सफल हो गया, लोग उसको पसंद करते हैं, तो हमारी सब चीज अब हमारी ताकत बन गई। अदरवाइज हम लोग एक जमाने में, दुनिया यही कहती थी कि ये किसी काम लायक नहीं, ये कुछ न कर पाएंगे जिंदगी में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने कहा कि आप पढ़ने में बहुत कुशाग्र नहीं थे, लेकिन मुझे पता है जब दिल्ली आए हम और आप, तो आप सिविल मेंस दे रहे थे और इसीलिए आपने आईएएमसी में अपना जो हुआ एडमिशन वो छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि अगर आप पत्रकार नहीं बनते तो क्या बनते, दूसरा क्या विकल्प था? तो ये तो मैं सोच ही नहीं पाता कि मैं पत्रकार नहीं बनता तो क्या बनता है। मेरी माँ से आप कभी पूछिएगा, वो लोगों से ये बात कहती है, मैं उनसे हमेशा ये कहता था कि या तो मैं आईएएस बनूंगा, और नहीं, आईएएस बनने का कोई मोटिवेशन नहीं था।
क्यों बनना है आईएएस ये समझ ही नहीं आता था मुझको। और उस समय जब कंपटीशन देने का क्या वक्त पंखा चला लिया जाए, जब कंपटीशन देने की उम्र थी और जितना कमिटमेंट होना चाहिए था वो था ही नहीं। मोटिवेशन होना, मुझे लगता है कि हर चीज के पीछे मोटिवेशन होना चाहिए। बहुत आदमी बिना मोटिवेशन के आगे नहीं बढ़ सकता। आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए कि मुझे इसलिए ये करना है। तो आईएएस बनने का मुझे कोई मोटिवेशन अंदर से आता नहीं था कि मुझे आईएएस बनना है तो पूरा जिला में नाम हो जाएगी, बहुत सुंदर लड़की से शादी हो जाएगी, बहुत दहेज मिलेगा, मेरे पास बहुत पावर होगा, ऐसा मेरा कोई वो नहीं था। जहां तक बात पत्रकार बनने की, उसमें भी एक किस्सा है जो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। हम लोग इलाहाबाद में हॉस्टल में रहते थे। देखिए, अब खुली किताब है, हम लोग ऐसा सार्वजनिक जीवन जिए हुए हॉलैंड हॉल इलाहाबाद में कि विश्वविद्यालय में 10 वर्षों के रहने के दौरान हम लोगों के जीवन में ज्यादातर बातें सबको पता ही है। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि हम बहुत हमेशा से हम लोग जमीनी आदमी थे, बहुत सामान्य घरों से आए हुए हैं, उसी तरह से आज तक रह रहे। तो जब मुझसे पहले ये दिल्ली आए तो हम लोग उस वक्त लिखते थे, कई बार पोस्टकार्ड लिखते थे हम लोग उन दिनों। हाँ, लिखते थे कहानी, किस्से। तो ये बड़ा शौक था कि हम लोग लेटर लिखे संपादक के नाम और वो लेटर छप जाए अखबार में। इलाहाबाद में ये भी एक नशा था, उसी को उपलब्धि मानते थे। तो आप इसी से समझ लीजिए कि अखबार में छपने की कितनी उत्कंठा हम लोग को। तो मुझे याद है, मैंने इंडिया टुडे के संपादक को, मैंने नवभारत टाइम्स के संपादक को जो चिट्ठियां लिखी वो छपी। तो हम लोग उसको दिखाते थे, देखो मैंने लेटर लिखा, ये छप गया। तो छपने का चर्चा पर्चा खर्चा का शौक तो था। तो जब मुझसे सीनियर थे, ये दिल्ली आए, तो इन्होंने जब इनको पता चला कि भारतीय जनसंचार संस्थान, हम लोगों को पता भी नहीं था इलाहाबाद में कि मीडिया का कोर्स का कोई सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट जेएनयू कैंपस में है, जिसका नाम आईएमसी है, भारतीय जनसंचार संस्थान है। ये वहां पर गए तो ये इनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, 25 साल उसकी उम्र थी, तो इनकी उम्र ज्यादा हो गई थी। तो नहीं, मैं इंटरव्यू दिया था। अच्छा, इंटरव्यू दिया मेरा था। नहीं हुआ तो अगले साल मैंने आपको हाँ, इंटरव्यू दिया था। अगली बार आपकी उम्र ज्यादा हो गई थी। नहीं, अगली बार हमने नहीं भरा, हमने कहा कि अब आप तो हाँ, 25-30 28 साल पहले का किस्सा है। तो इन्होंने, जब इनका नहीं हुआ तो इनको, मैं दिमाग में इनके था। देखिए, इलाहाबाद का ये रिश्ता जो होता है सीनियर जूनियर का और हॉस्टल का, वो ऐसा होता है सगे भाई से भी बढ़ के। तो उन्हें इनका एडमिशन नहीं हुआ तो इन्होंने मेरा ख्याल किया कि मैं इसमें हो सकता हूँ। तो मेरे को इन्होंने अपने पैसे से फॉर्म खरीद करके, मेरे हॉस्टल का उस समय तो उस तरह का फोन उनका था, तो इन्होंने आईएमसी का जो फॉर्म है वो मुझे कुरियर करके भेजा। उसमें एक चिट्ठी भी लिखी कि ये भारतीय जनसंचार संस्थान मीडिया का बहुत अच्छा है और आप जिस हिसाब से लिखते पढ़ते हो, इसका एग्जाम में अपीयर जरूर होना और एक बार यहाँ आने के बाद रास्ता खुल सकता है। बहरहाल इनके कहे अनुसार वो आया मेरे पास, मैंने उसको भरा। लखनऊ में जाके मैंने एग्जाम दिया। उस वक्त 97 के हिंदी जर्नलिज्म के बैच में मेरी रिटन में सेकंड पोजीशन थी शायद। मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। जिस दिन वहां आईएमसी का जो ओरिएंटेशन होता है, उसी दिन सिविल सर्विसेज का रिजल्ट भी आया। मैं वहां से निकला, जो लोग दिल्ली को जानते हैं, आईएमसी से निकलते ही सीधे वो जवाहर बुक सेंटर पर खूब सारी भीड़ लगी थी। पता चला कि आईएएस सिविल्स का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। मैं जैसे ही जाके मैंने देखा, मैं वॉलेट में से मैंने एडमिट कार्ड निकाला, तो जब आपका हुआ रहता है तो चक से वही रोल नंबर दिखाई देता है। जब नहीं हुआ रहता है तो आप वर्टिकल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल देखते हैं। यूपीएससी की खत्म हो गई। तो मैंने देखा तो मेरा रोल नंबर तुरंत वहीं पर था। तो मैंने उसी वक्त ये डिसाइड किया कि जर्नलिज्म तो बाद में भी हो जाएगा, आप सिविल देते हैं। तो न कलेक्टर हुए न सिविल क्वालिफाई किए, फिर भाग के वहीं आए जहां आना था। तो मेरा कहने का मतलब कि वो मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो इन्होंने ही भेजा था। उसके बाद मैंने अपने एक जूनियर को भेजा था। मैं उसका नाम अभी नहीं लेता हूं। वो एक इस देश के सबसे बड़े चैनलों में से एक का आउटपुट हेड है। इसी तरह मैंने उसको लेटर भेजा। मैंने तो किया नहीं, मैंने उसको दिया और उसको उन्होंने बताया कि इस तरह से दो, तुम्हारा हो जाएगा। उसको रोज बताता था 1-2 घंटे। मुझे टेंशन ये था कि मेरे हॉस्टल के बगल वाले कमरे में वो रहता था और वो मुझसे 2-3 साल छोटा था। तो हर मेरी नई शर्ट, मेरे नए कपड़े वो पहन करके यूनिवर्सिटी रोज चला जाता था। दोनों का नाप एक ही था।
तो मैंने उसको कहा कि अब तुम यहाँ से निकलो। दफा हो जाओ, तुम आप पढ़ाई। अच्छा, उसका दोस्ती सर्किल लंबा था, वो लड़का बहुत अच्छा था, देखिए आज अच्छा है भी, एक नेशनल न्यूज चैनल में वो आउटपुट एडिटर है, नाम मैं उसका नहीं ले रहा हूँ, उस तक ये बात पहुंची जाएगी। अच्छा देखिए, पूरे कोरोना में शायद आप देश के अकेले ऐसे पत्रकार थे जो बिना कैमरामैन, बिना कैमरा अटेंडेंट, बिना ड्राइवर के भी आप यात्रा करते रहे और माहौल क्या है आप करते रहे, है ना। जबकि हमको पता है उस दिन हम लोग साथ में थे, अगले दिन आपको कोरोना हो गया और फिर 2 दिन के बाद आप अस्पताल से निकल आए, लेकिन आपने तभी भी माहौल क्या है को जारी रखा। इन तमाम इन रिस्क लेने की क्षमताओं का प्रेरणा स्रोत क्या है? ये प्रेरणा कहाँ से आती है कि भाई आप लगातार रिस्क लेते रहते हैं? देखिए, ये एक फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी है, वो हमारे ही उम्र के होंगे करीब करीब। हाँ। उनका मैं इंटरव्यू, फिल्म स्टार्स में, फिल्म डायरेक्टर्स में कुछ लोगों को मैं बहुत सुनता हूँ, उनके वीडियोस शॉर्ट्स कहीं भी मिल जाते हैं, या आजकल वीडियो में ना, पहले तो रिटन में आता था सब कुछ। एक जावेद अख्तर साहब, एक सलीम खान, एक दिलीप कुमार, शाहरुख खान, रोहित शेट्टी, इन लोगों को मैं बहुत सुनता हूं और इनसे बड़ा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन। रोहित शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कई बार वो बोल चुके हैं, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि जब आपको 10,000 रुपए सैलरी मिले तो आपको 20,000 रुपए का काम करना चाहिए। जब आपकी 8 घंटे की शिफ्ट हो तो आपको शिफ्ट में काम नहीं करना चाहिए। जब 20,000 मिल रहा हो तो आपको 40,000 का काम करना चाहिए। अगर आप इस मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ काम करते रहेंगे तो आपको एक दिन इतनी सैलरी ऑफर होगी जितनी आपने कल्पना नहीं की होगी। बिल्कुल सही तो बात मैं उनकी इस बात को मानता था। जहां तक कोरोना की बात है, मैं बाई प्रोफेशन पत्रकार नहीं हूं, मैं बाई पैशन पत्रकार हूं। मैं इसलिए नौकरी नहीं कर रहा हूं कि मेरे बीवी बच्चे नोएडा में रह ले, अच्छे स्कूल में पढ़ ले, उनका खर्चा चलाने के लिए। मुझे ये विश्वास है कि मैं कुछ भी करूंगा तो मैं उनको इसी जीवन स्तर पे रख फोन फ्लैट फी का इंतजाम तो हो ही हाँ, वो मैं कर लूंगा, चाहे कुछ भी करके, उतना मैं कर लूंगा। मैं ये पेशा इसलिए चुना हूं कि मैं इसको एंजॉय करता हूं, मेरी दिलचस्पी है इसमें, मैं इसको पसंद करता हूं, लोगों तक पहुंचना, उनको दिखाना, करना। अब जब कोरोना की आप बात कर रहे हैं, मुझे याद है जब कोरोना शुरू हुआ था, वो दुख और वो दर्द अगर कुछ चैनलों ने दिखाया नहीं होता, हालांकि उसका तत्कालीन सरकार पे कोई असर भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। क्योंकि मीडिया से ही तो बातें सामने, कौन दिखाएगा कि गरीबों को क्या समस्या है, अस्पताल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं एक अस्पताल में गया था और मैंने वहां से प्रोग्राम किया। मेरे साथ जो कैमरामैन गया था, जब मैं उसको बोला अंदर आओ, इधर आओ, उधर आओ, तो वो दूर से ही उसकी हालत खराब हो रही थी। वो तो बट नेचुरल है, स्वाभाविक सा। मैं जब प्रोग्राम करके आ गया तो मेरे जो चैनल के कैमरा हेड थे, उन्होंने मुझे फोन किया, और जो ट्रांसपोर्ट में देखते हैं ड्राइवर्स को, उन्होंने फोन किया कि राजीव सर, आप जो है इतना रिस्क ले रहे हो, एक तो कोरोना में आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, आप कभी भी क्रीमेटेरियम में चले जा रहे हो, शमशान में, कब्रिस्तान में जा जाके कर रहे हो, थोड़ा आप अपने को भी बचाएं। और हमारे कैमरामैन और ये सब लोग कह रहे हैं कि इससे तो बड़ा खतरा है, और कल हमको कुछ हो जाएगा तो कोई काम आएगा, बेड नहीं मिल रहा है तो ये नहीं, वो जो जाहिर सी बात। मुझे भी ये लगा कि अगर किसी दिन मेरी वजह से कैमरामैन, कई कैमरामैन हमारे यहाँ बीपी शुगर वाले भी है, तो हम कोई काम कर रहे हैं, उसका इफेक्ट हमारे पे आए तब तो ठीक है, लेकिन हम किसी को लेके गए और उसको कोरोना हो गया और खुदा न खास्ता कुछ हो गया, तो ये सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा कि यही आदमी जो है बहुत हीरो बनने के चक्कर में जान ले लिया। मैंने उसी दिन डिसाइड किया, ना मैं अब कैमरामैन लूंगा, ना मैं ड्राइवर लूंगा। और मैंने मोजो से, मोबाइल से, भोपाल में आपने सीखा था? हाँ, सीखा था, क्योंकि उमाशंकर सिंह एक एनडीटीवी में रिपोर्टर है, वो इस क्षेत्र के पाइनियर है। वो मोजो से न जाने कब से उमाशंकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और वो हमारे अच्छे मित्र भी है। तो मुझे लगता था कि एक आदमी इतने सालों से मोबाइल से रिपोर्टिंग कर रहा है। मैं भी भोपाल गया था, वो जनता कर्फ्यू के एक दिन पहले मुझे आभास हो गया था कुछ होगा। मैंने कैमरामैन से होटल में रोज सीखना शुरू किया। उसने मोटे मोटे, उन्होंने, कमलेश जी ने मुझे बताया, अगर देख रहे हो भोपाल वाले, तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे करने का, फिर मैं सीख गया, फिर मैंने उससे करना शुरू किया। और दूसरी बात नए लोगों के लिए
देखिए, इसको ही इसी समय आप अपने आप को भीड़ से अलग कर सकते हैं। बिल्कुल, यही वो में। मौका था जब सब लोग घरों में कैद थे और मैं अपने को अलग किया। तो बहुत बार हमारे संस्थान के लोगों ने, आम लोगों को भी, मैं अभी तक जाता हूं, लोग कहते हैं हम कोरोना में आपको रोज देखते थे। तो उस समय मैं थोड़ा भीड़ से तो अलग हो ही गया इस मामले में। नहीं, वो कहीं मैंने पढ़ा था ना, वो लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो पसीना बहाता है इतिहास उसी का लिखा जाता है। तो ये तो उतना तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए कि आप का प्रोग्राम रोज आता है, बिना नागा आता है, 2019 से तो लगातार चल रहा है, 15 से आपने शुरू किया था। तो आपको कभी ये मलाल नहीं होता है कि आप परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, बच्चे आपको मिस करते हैं, माता जी सेम आपके सवाल, इंतजार में रहती हैं? सेम सवाल परसों मेरे कैमरामैन ने गाड़ी में, विजय है उनका नाम भी बोल रहा हूँ, सेम सवाल यही उन्होंने मुझे गाड़ी में पूछा। हम लोग शूट पे जा रहे थे, सर आप डेली 10 बजे का भी प्रोग्राम एक लाइव करते हो, डेली माहौल क्या है भी करते हो, साल भर में 300 दिन या 325 दिन तो आप करते ही, कभी कभी नहीं करते, तो फैमिली कैसे मैनेज करते हैं? या फैमिली, तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो 365 दिन शिफ्ट में नौकरी करते हो, आप मुझे बताओ कि 14 घंटे घर रह के आप क्या करते हैं 16 घंटे? तो उन्होंने कहा अरे बच्चों से खेलते हैं, बीवी से बात करते हैं। मैं कितने घंटे? ईमानदारी से कोई पति जिसकी शादी के 10 साल से ज्यादा हो गए, वो अपनी पत्नी से कितने घंटे घर में बात कर सकता है? और वो बात सामान्य पिच से शुरू होकर सामान्य तक ही खत्म होगी। ईमानदारी से बताइए कितने लोग कर सकते हैं? दूसरी बात, बच्चे आपके 10 साल से, मैं हमेशा कहता हूं 8 साल से या 10 साल से छोटे बच्चों के साथ आप कई घंटे बिता सकते हैं, लेकिन जब बच्चे टीन एज में आते हैं तो वो आपके साथ भी ज्यादा देर तक रहना नहीं चाहते। हाँ, वो खुद ही उनका अपना एक आजकल मोबाइल है, उनकी अपनी एक फ्रेंड सर्किल है, अपनी एक दुनिया, उनको टीवी देखना, उनको, अब आप अगर उनसे ज्यादा दोस्ती कर रहे हैं तो उनमें इंटरफियरेंस कर रहे हैं। उनको भी आजादी देना पड़ेगा, उनको स्पेस देना पड़ेगा। तो ये बदलते वक्त की बात मैं आपको करूं, तो मुझे तो ये तर्क समझ में नहीं आता कि 16 घंटा कोई आदमी घर में रह के क्या करेगा। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि अगर आप परिवार को चलाने लायक खर्च का इंतजाम करते हैं, जरूरी खर्चे जो है, उसमें कोई बाधा नहीं है और सब ठीक से रह रहे, खुश स्वतंत्र रहे, ये बहुत मैटर नहीं करता कि आप कितना हैं कितना नहीं। हम कहीं ऐसी जगह तो जा नहीं रहे कि हमारे परिवार को पता नहीं कि वो चिंतित है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। सबको पता है कि मैं जा रहा हूं, मेरा रोज प्रोग्राम आता है, मैं यहाँ से कर रहा हूं, मैं आज इस शहर में हूँ, इस जिले में हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले ज्यादा खुश रहते हैं। उनको ये लगता है, मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैं प्रोग्राम नहीं करता हूं, मेरी माँ पहली शख्स है जो ये कहती है कि तुमने आज प्रोग्राम क्यों नहीं किया। अगर तुम्हारे प्रोग्राम को लोग इतना इंतजार करते हैं तो तुम ब्लेस्ड हो। बिल्कुल बिल्कुल। और तुमको करना चाहिए। तो घर वाले तो मुझको ये कहते हैं कि रोज करना चाहिए।